एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट 2010 का पेपर देखेंगे और देखते हैं इससे कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक चीज़ और है कि मैंने 2021 से लेकर अब तक के सभी यूजीसी नेट के पेपर जो हुए हैं लास्ट ईयर के, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हल कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। आप देख सकते हैं उसके अंदर प्ले लिस्ट में जाके, किसी को भी इंपॉर्टेंट लगे तो आइए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट का 2010 का पेपर। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान एम एन रॉय ने किसकी वकालत की थी? तो एम एन रॉय जी ने जो वकालत की थी सबसे पहले दल विहीन व्यवस्था की। और दल विहीन व्यवस्था की एक और थिंकर हमारे भारतीय राजनीतिक थिंकर से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसकी बात की थी, वो थे जयप्रकाश नारायण जी। तो ये दोनों थिंकर हैं जिन्होंने दल विहीन व्यवस्था की बात की है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक दी अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये सिंपल सा याद रखना है, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव, अछूतों का बौद्ध धर्मी उद्भव की बात अंबेडकर जी ने करी है अनटचेबल के अंदर। सेंट अगस्टाइन की दी सिटी ऑफ गॉड निमांकित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। तो ये सेंट अगस्टाइन की जो पुस्तक थी वो ईसाई धर्म दर्शन के ऊपर पुस्तक समझी जाती है। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया? तो ये जो प्राकृतिक अधिकार को दोषी पाया था, ये बेंथम जी ने पाया था। और इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को रेट्रिक नॉनसेंस भी कहा था, शाब्दिक अडमकार भी कहा था उन्होंने, और बकवास भी कहा था इसको, प्राकृतिक अधिकार को। तो ये जो जुड़े हुए थे प्राकृतिक अधिकार को दोषी पाया था बेंथम जी ने। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? तो ये जो सिद्धांत जो छुटपुट समायोजनों के सुझाव दिए थे, तो ये उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत सी इसका सही है, उदारवादियों ने दिए थे। इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? तो जो सरकार का प्रकार आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, यह बात कही थी जीन बोडेन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां, जो कि इस प्रकार है, अहिंसा और सत्याग्रह। तो अहिंसा और सत्याग्रह आपको जहां भी दिखे आप समझ सकते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो गांधी जी ऑब्वियसली हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने पर आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। तो ये बात तो बहुत फेमस कोटेशन है गांधी जी की, तो इसका बी आंसर सही है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वंदात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो द्वंदात्मक पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं सर्वप्रथम हीगल ने सबसे पहले द्वंदात्मक पद्धति को स्थापित किया था। नौवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, असर्शन और रीजनिंग संबंधित है, राजन ना तो प्रभु के हाथ का कार्य है, ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो ये बात सही है, राज्य के बारे में ही ये मेरे ख्याल से हीगल ने कहा था। और एक बार देख लेते हैं इसका रीजनिंग क्या है। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है, तो ये बात भी सही है। असर तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका पहला ही आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है। मानव चेतना स्वतंत्रता की चाह करती है, सही बात है, मानव चेतना जो कि स्वतंत्रता की चाह करती है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करती है। तो ये फेमस कोटेशन है, हंस जे लॉस्की का कोटेशन है ये। राज्य चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, एक बार देख लें अच्छी तरीके से इसको। राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है, तो ये बात भी कही है लास्की ने। तो इसका आंसर ए सही है, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन जो कि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? तो जो क्षमताओं की अवधारणा दी थी, ये दी है लुशियन पाई जी ने। इन्होंने ईसीडी मॉडल भी दिया है, ईसीडी मॉडल, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, वो सबको एक नज़रों से देखें, और उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कार्य करने की, और डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि जैसे एक ही संस्थाओं के वही सारे काम ना कर रही हो, वही पब्लिक देख रही हो, वही हेल्थ देख रही हो, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही हो। अगर ये होती है किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो उस समाज को विकसित माना जा सकता है। तो लुसेन पाई जी का ये मॉडल था। विश्व व्यवस्था का विश्लेषण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया है या पेश किया है? तो इसका जो विश्व व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इमैनुअल वरस्टाइन, इसको याद कर लें। अभी इमैनुअल वरस्टाइन के ऊपर 2021 का यूजीसी नेट का जो पेपर आया था, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लें। दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? तो दबाव समूह जो अपने ही कल्याण के लिए करते हैं, सिर्फ उसके अपने सदस्यों के लिए। तो दबाव समूह जो कार्य करते हैं वो अपने सदस्यों के लिए ही कार्य करते हैं। 4वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माफ कीजिएगा।
तो 14वां क्वेश्चन, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी कृति किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी इन्होंने लिखी है, पॉलिटिकल डीके भी इनसे जुड़ा हुआ है, तो इनको याद रखें। कई एग्जाम में मैंने देखा है इनका एग्जाम, ये हर एग्जाम में मेरे को कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, तो इनका एग्जाम अच्छी तरीके से देख ले। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी इनकी कृति है, और इनका कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में दिख ही जाएगा इनका क्वेश्चन, तो एक बार अच्छी तरीके से इनको देख लें। और वेलफेयर प्लेटो जो है इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, गैरविन ऑस्टिन संरचनात्मक प्रकारवाद के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको याद रखें। देखिए फिर एक बार सैमुअल पी हंटिंगटन का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। समीन अमीन जुड़े हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ, समीन अमीन जुड़े हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ, जॉन रॉल्स जुड़े हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ, और जो रोनाल्ड चिलकोटे जुड़े हुए हैं फॉल्ट लाइन, ये जो फॉल्ट लाइन सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, और जो रोनाल्ड चिलकोटे जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार अच्छी तरीके से आप देख लें, और सैमुअल पी हंटिंगटन को तो आप अच्छी तरीके से कर ही लें, क्योंकि ये हर जगह आपको दिख ही जाएंगे। और समीन अमीन जी के बारे में उन्होंने अनलिंकेबल एक्सचेंज के ऊपर भी अपना आइडिया दिया है, वो भी आप देख लें एक बार। और जॉन रॉल्स तो न्याय के साथ जुड़े हुए हैं। अगला 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फिर एक बार नौकरशाही का आ चुका है, इलीट थ्योरी को भी एकदम अच्छी तरीके से देख लें। इलीट थ्योरी तो हर जगह एग्जाम में पूछी ही जाती है। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भी मैचिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। आइए, तो मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं नौकरशाही के सिद्धांत के साथ, और जो अभिजनों का संचरण है इसके साथ जुड़े हुए हैं पेरेटो। कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं राजनीतिक संप्रेषण के साथ, और डेविड एप्टर जुड़े हुए हैं आधुनिकीकरण की राजनीति के साथ। तो इसको एक बार आप मैचिंग कर लें अच्छी तरीके से, ये इस प्रकार इसका मैच था। और ये 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। ये आ गया 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इसको व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के तहत। तो जो सबसे पहले आया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर गौरमेंट क्रांति हुई थी, 1668 के अंदर हुई थी। उसके बाद जो हुआ है यूएसए का नागरिक अधिकार आंदोलन, फिर उसके बाद यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन की बात हुई है। फिर उसके बाद भारत का आम चुनाव जो कि 1952 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ है स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल उसके बाद बना था। तो इसका आंसर इस प्रकार था, एक बार देख लें, इसका आंसर सी सही है। चौथा आया है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट क्रांति पहले, फिर उसके बाद आम चुनाव, उसके बाद यूएसए का नागरिक आंदोलन, फिर आम चुनाव, और फिर राष्ट्रमंडल देशों का गठन। यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही क्रम हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन अब तो नहीं पूछे जाते हैं किसी अदर देश के, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो सही है, इसका सी आंसर सही है। सबसे पहले डिजरेली थे, फिर उसके बाद टोनी ब्लेयर, फिर विंस्टन चर्चिल, और उसके बाद मार्गरेट थैचर। तो इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन जो कि असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया उसका, और यहाँ पे इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। संसद के आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब हम किसी को आनुवांशिक तौर पे बना देते हैं तो उसके अंदर कहाँ स्वतंत्रता रहेगी, या समानता का कहाँ सिद्धांत मौजूद रहेगा। तो ये बात सही है। समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। तो समानता का जो अधिकार होता है वो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होता है। तो ये भी सही है। एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। संसद के आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरोध है। समानता सिद्धांत का, माफ कीजिएगा, समानता सिद्धांत का विरोध कहाँ करेगा? ये संसद में आनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता सिद्धांत का विरोध है। तो ये विरोध थोड़ी ना है। अगर आनुवांशिक तौर पे अगर कोई बन रहा है तो ये स्वतंत्रता सिद्धांत कहाँ हुआ इसके अंदर? तो ये विरोध नहीं है, तो ये गलत है। और इसका आर सही है। माफ कीजिएगा, एक बार आप भी इसको, मैं पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, तो इसका यही सही है, आर सही है सिर्फ इसका। लोकतांत्रिक देशों में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। सही बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक के अंदर सबको समान समझा जाता है। तो और लोकतांत्रिक देशों में वोट देने और राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वह वयस्क है। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन दोनों बात सही है, लेकिन इसकी स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। भारत की साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जो मार्क्सवादी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर हुई थी। तो इसका ए आंसर सही है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की। इसके अंदर इन्होंने कास्ट की कैसे समाप्ति करनी है इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके अंदर दो चीज़ इन्होंने बताई थी, एक तो इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बल देना चाहिए, और दूसरा रोटी बेटी का संबंध दूसरे समाज के साथ बनाना चाहिए। रोटी और बेटी का संबंध समाज में दूसरे के साथ बनाना चाहिए। इस बुक के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लें। 324 और जो वित्त आयोग है 280 और 315 के अंदर यूपीएससी, 148 के अंदर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन है उनको याद कर लें अच्छी तरीके से, बहुत एग्जामों के अंदर पूछा गया है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गवर्न ऑस्टिन इससे जुड़े हुए हैं। सी इसका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे एग्जाम के अंदर 2019 के अंदर, मेरे ख्याल से यूजीसी नेट के अंदर। तो इसको आप देख लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, ये बुक गवर्न ऑस्टिन द्वारा लिखी गई थी। और सेशन और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो सही बात है, जो राज्यपाल को बर्खास्तगी करते हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, सही बात है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है। तो दोनों ही गलत हैं इसके अंदर। तो देख लें इसके अंदर कौन सा आंसर एक बार सही हो रहा है। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। तो हाँ, ये इससे संबंधित है। आपातकाल की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सत्य ही है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसके स्पष्टीकरण ये नहीं कर रहा है, क्योंकि 352 इसके अंदर बताया गया, इसके अंदर इसका स्पष्टीकरण ढंग से नहीं हो पा रहा। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मैचिंग से संबंधित है, तो इसका मैचिंग कर लेते हैं। आइए, तो जयप्रकाश नारायण जी जुड़े हुए हैं संपूर्ण क्रांति के साथ, इनका नारा दिया गया संपूर्ण क्रांति का। बाल गंगाधर तिलक जी जुड़े हुए हैं केसरी पत्रिका के साथ, यंग इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं गांधी जी, और सैयद अहमद खान जी जुड़े हुए हैं अलीगढ़ आंदोलन के साथ। इन्हीं के कारण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना, इन्हीं के नाम पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो एक बार आप इसको देख लें अच्छी तरीके से मैचिंग को, ये भी मैचिंग से जुड़ा हुआ 28वां क्वेश्चन भी है, तो इसको भी कर लेते हैं। आइए, तो ये इस प्रकार है, क्रिम्स प्रस्ताव कब आया था ये बताना है हमें। तो क्रिम्स प्रस्ताव 1942 के अंदर आया था इस प्रकार। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था ये, जो 1935 के अंदर आया था। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल मिशन योजना, ये आई थी 1946 के अंदर, और नागरिक सर्वज्ञ आंदोलन 1930 के अंदर। तो इसका कालानुक्रम ऐसे मिलान करना था, इसका सी आंसर सही है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट माफ कीजिएगा मुझे। 29वां क्वेश्चन जो कि कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, तो इसके हम कर लेते हैं इसको। तो जो सबसे पहले आया था साइमन कमीशन आया 1927 और 28 के अंदर। 1927 के अंदर देख सकते हैं इसको हम। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना हुई थी 1985 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर, 30, 31, 32 के अंदर जो हुआ था। तो जो इसका सही मैचिंग है वो 20 का सही है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना हुई है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भारत में आया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। तो 20 का आंसर सही है। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। तो इसमें भी सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले जो आया है वो शंकरी प्रसाद विवादी आया है सबसे पहले, जो 1950 के अंदर आया था। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 1966 के अंदर। बांग्लादेश का निर्माण 1971 के अंदर, और फिर मंडल आयोग आया था। तो इसका मेल इस प्रकार था। तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद ए, तो बी इसका आंसर सही है। बी सबसे पहले हुआ है, तो इसका आंसर सही है। पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो प्रिज्म थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं W.X. रिग्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थिंकर है हमारे, इनको याद रखें। रिग्स, इन्होंने विकासशील देशों के अध्ययन के ऊपर ये अपनी जो दी थी, तो इनका याद रखें। रिग्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। XY थ्योरी के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो ये MC ग्रेगर थे। XY थ्योरी इन्होंने डेवलप करी थी। और जो मास्लो हैं वो नीड हायरार्की के साथ जुड़े हुए हैं। हर्ट्जबर्ग जुड़े हुए हैं हाइजीन थ्योरी के साथ, और बिहेवियर अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं साइमन। तो याद रखें इसको, इन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये MC मैग्रेगर, जो जुड़े हुए हैं XY थ्योरी के साथ। नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है, तो नूतन लोक जो जुड़ी हुई है ये म्यूनोब्रुक सम्मेलन के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, ग्रेपवाइन का संबंध, इसको अच्छी तरीके से याद कर ले, मैंने कई एग्जाम में देखा है इसको। पेपर 1 के अंदर भी ये पूछा गया ग्रेपवाइन के संबंधित। तो ये अनौपचारिक संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ है ग्रेपवाइन, तो इसको एक बार अच्छी तरीके से आप देख लें।
अगला क्वेश्चन जो कि 35वां इस प्रकार है, विटले काउंसिल का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ? तो विटले काउंसिल हमें याद रखना है यूएसए से जुड़ा हुआ है विटले काउंसिल, जो कि नौकरशाही के ऊपर, मेरिट के ऊपर बेस एक पद्धति को लेके आए थे, इससे जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्म को सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना था। तो जो 36वां क्वेश्चन है, एम एच साइमन जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ, ये सही है। एंटिनियो एंटीजियोनी ये जुड़े हैं प्रैक्टिकल ऑफ मैनेजमेंट, इसका पता नहीं है मुझे। डेविड वाइट जुड़े हुए हैं आइडियाज एंड इश्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी सही है। रेनिस्ट लिकार्ड जुड़े हुए हैं दी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही है, लेकिन जो ये इसका मुझे पता नहीं है, तो यही गलत है इसका। तो बी इसका सही सुमेलित नहीं है, और ये तीनों सही सुमेलित है। लेखानुदान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर मैंने देखा है इसको पूछा गया क्वेश्चन ये। तो लेखानुदान जो है तो यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की राशि की स्वीकृति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छी तरीके से आप समझ लें, एक बार देख लें इसको अच्छी तरीके से। और 38वां क्वेश्चन है, इसको हमें निम्नलिखित सिद्धांत उपायों के प्रतिपादन का सही अनुक्रम बताइए। तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हमें सिद्धांत का अनुक्रम बताना है इसके अंदर। तो जो इसका सही आंसर है, मैक्स वेबर की नौकरशाही सबसे पहले आई है, सबसे पहले जो आई है मैक्स वेबर की नौकरशाही, फिर उसके बाद जो आया है मानवीय विकास का सिद्धांत ये आया है, फिर उसके बाद ये निर्णय निर्माण के साथ साइमन जुड़े हुए हैं, याद रखना है हमें, और उसके बाद नूतन प्रबंधन आया है चौथे नंबर पे। तो ये इसका मेल इस प्रकार था। तो इसका देख लेते हैं एक बार, कौन सा, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से लगा दिया इसका। तो 38वें का जो मेल है, हाँ यही सही है पहले, क्योंकि पहले पे मैक्स वेबर आए हैं, फिर उसके बाद मानवीय विकास। तो एक बार देख लें आप इसको। 39वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। तो आइए इसको कर लेते हैं एक बार मेल। तो जो टेलर जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक प्रबंध के साथ, और डब्ल्यू डिक्स जुड़े हुए हैं परिस्थितिकी मॉडल के साथ, हॉर्थन प्रयोग के साथ जुड़े हुए हैं एल्टन मॉयो, और वैज्ञानिक प्रबंध के साथ, और जो बच गया ये निर्णय निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं साइमन। तो इसका एक बार देख लें अच्छी तरीके से आप, इस प्रकार इसका मेल था। अगला क्वेश्चन जो कि देख लेते हैं इस प्रकार है, आश्वासन और रीजनिंग संबंधित है। प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी कानून का अनुपालन किया। तो जो अनुपालन इन्होंने किया था वो प्रशासनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया। तो सही बात है, इन्होंने प्रत्यक्षवादी उपागम का अनुपालन किया था। यह मान्यता पर आधारित है कि मूल्य की अपेक्षा तथ्यों में ध्यान देने से प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, देख लें आप इसको, एकदम अच्छी तरीके से इसको स्पष्टीकरण दे ही रहा है। तो ये सिद्धांत तो इसका ये सही है। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, पंचशील जो भारत और चीन के मध्य संबंध मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया, उस किस वजह से हस्ताक्षर हुआ था? तो ये 1954 के अंदर हस्ताक्षर हुआ था। और पंचशील से रिलेटेड अगर किसी को वीडियो देखनी है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप पंचशील के बारे में भी देख सकते हैं वीडियो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, G8 सदस्यों का निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो G8 का सदस्य नहीं है वो चाइना नहीं है, इटली भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है। तो एक बार इसको देख लें, करंट अफेयर में अभी G20 का सम्मेलन होने वाला है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक बार अच्छी तरीके से आप देख लें इसमें क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, कौन इसकी स्थापना कब हुई और कौन कौन इसके सदस्य हैं। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लें, G8 G20 के बारे में भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय बंधनकारी शक्ति है, जो इसके सदस्य हैं उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है, तो उन्हीं के लिए ये बाध्यकारी हो सकते हैं, उन देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंधी के भाग हैं। तो ये इसका डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? तो यथार्थवादी के साथ संबंधित जो नहीं है, तो मार्गेंथू तो है ही हैं, E.H. कार्बियन की 20 ईयर क्राइसिस बुक थी, और जो ये मैक्स वेबर भी हैं, लेकिन जो ये एडलो हेक्सले हैं ये एक उदारवादी थिंकर है। तो एडलो हेक्सले का हमें याद रखना, उदारवादी थिंकर, ये तीनों यथार्थवादी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45वां, यह भी आश्वासन और रीजनिंग से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा शैल तल रॉक बॉटम सिद्धांत पर निर्भर करती है कि किसी एक देश पर आक्रमण तमाम देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, सामूहिक सुरक्षा की यही अवधारणा है कि एक पे आक्रमण सब पे आक्रमण समझा जाता है। युद्धों का होना संभावित रहता है और उन्हें रोकने की जरूरत रहती है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, युद्धों का होने की संभावना रहती है, उन्हें रोकने का जरूरत होती है। तो ये और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये भी असर्शन और रीजनिंग संबंधित है। यथार्थवादियों के लिए सर्व कुंजी राष्ट्रीय हित की अवधारणा है जिसकी व्याख्या राष्ट्र शक्ति के संबंध में की गई है। तो यथार्थवादी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। राजनीति और इसका रीजनिंग है, ये राजनीतिक यथार्थवाद राष्ट्रीय हित की स्थिर अर्थ लगाता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये मैचिंग संबंधित है, इसको मेल कर लेते हैं। यथार्थवादी मार्गेंथोंग है जो यथार्थवादी थिंकर है, और कॉल ड्यूस जुड़े हुए संप्रेक्षण के सिद्धांत के साथ, और रिचर्ड स्नाइडर जुड़े हुए हैं निर्णय निर्माण के साथ, और व्यवस्था उपागम के साथ जुड़े हुए हैं मार्टिन कैप्लान। तो एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, आप इस तरह इसका मिलान था। नीचे आप मैचिंग में एक बार कर लें अच्छी तरीके से। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए इस एग्जाम की रिलेटेड तो मेरे यूट्यूब चैनल मुझे टेलीग्राम पे वो कर दें, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाए, मैं वहाँ पे उनको सबको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल भी चिंता ना लें, मैं हेल्प करने के लिए इस एग्जाम में बिल्कुल भी आपके साथ हूँ हमेशा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सीटों की स्थापना हुई थी 1954 के अंदर, और सार्क की स्थापना हुई है 1985 के अंदर, नाटो की स्थापना हुई है 1949 के अंदर, और वार्सा पैक्ट हुआ है 1955 के अंदर। तो इसका मेल इस प्रकार था, एक बार आप अच्छी से देख लें इसको। 49 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हुआ है, भारत पर चीन पर आक्रमण 1962 के अंदर हुआ था। ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता युद्ध हुआ है ये 1971 के लिए। राजवर्धन समझौता हुआ था 1980 के आसपास होता शायद, और कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर। तो जो सबसे पहले हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हुआ है चीन का आक्रमण हुआ था, उसके बाद ये स्वतंत्रता युद्ध। इसका आंसर ये सही है, ए सही है। दो हमें मिल गया, उसके अंदर देख ही सकते हैं। 49वां इसका सही था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो इनका हमें सही कालानुक्रम बताना था, तो देख लेते हैं इसका। तो पीटीबीटी, सबसे पहले पीटीबीटी संधि हुई है, फिर उसके बाद पोखरण हुआ है, फिर उसके पोखरण में 1974 के अंदर ये हुआ था, और ये 1996 के अंदर हुआ है क्या बोलते हैं सीटीबीटी। तो इसका आंसर ए ही सही है इसका भी। तो ए बी सी डी इसका क्रम में ही है। तो ये इसका इस प्रकार मेल था। तो ये खत्म हो चुका है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधार करने की जरूर कोशिश करूँगा। और किसी को भी अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, या फिर नोट्स से संबंधित, या फिर पीडीएफ चाहिए किसी को, तो वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है। मैं वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके सारे नोट्स और जो पीडीएफ है, और विद आंसर की के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। और कितनी भी हेल्प हो सके मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ इस एग्जाम के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।